नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं इजी स्टडी। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। आप चाहें तो इसी से अपने भी नोट्स बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले दो एनवायरनमेंट के टॉपिक मैंने कवर किए हैं। सबसे पहले चिपको मूवमेंट और उसके बाद एपिको मूवमेंट। अब ये थर्ड नंबर का टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और यदि आप इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन सन 1985 यानी कि 1985 में यह हुआ था। बहुत ज़्यादा पूरे देश विदेश में फैल गया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन असल में जो डैम्स बन रहे थे नर्मदा नदी के ऊपर, उसकी वजह से हुआ था। तो नर्मदा नदी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी को नर्मदा रिवर या रेवा नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये गुजरात व मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या लाइफ लाइन के रूप में जानी जाती है। कुछ लोगों का कहना तो यह भी है कि यदि गुजरात में नर्मदा नदी नहीं होती तो गुजरात की स्थिति भी राजस्थान के जैसी होती, यानी कि गुजरात भी सूखा होता। तो दोस्तों, नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से होकर गुजरती है। राजस्थान से होकर नहीं गुजरती नर्मदा नदी। राजस्थान में केवल जो डैम्स बने हुए हैं इस रिवर के ऊपर, उधर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है राजस्थान स्टेट को। तो दोस्तों, ये मूवमेंट, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि है क्लाइमेट चेंज। तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर था और एनवायरमेंट चेंज के ऊपर था। इस सम्मेलन के बाद से धीरे धीरे लोग अवेयर होने लगे। लोगों को समझ में आने लगा कि कैसे क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं और हमको कितना ज्यादा खामियाजा डायरेक्टली इनडायरेक्टली भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो स्टार्टिंग में तो इसका जो प्रोटेस्ट था, तो पहला इशू तो शुरुआत में यह था कि लोगों को जगह से हटा दिया गया था और उनको पुनर्वास नहीं किया गया था, रिहेबिलिटेट नहीं किया गया था, प्रॉपर उनकी सेटलमेंट नहीं की गई थी। और सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट के चलते उन लोगों को परेशानी हो रही थी। तो शुरुआत में फर्स्ट इशू तो यही था इस प्रोटेस्ट का या इस आंदोलन का। लेकिन बाद का इशू ये बन गया था, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह भी बहुत से जुड़ गए थे और लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगी। तो बाद में इसका जो मेन इशू है वो एनवायरमेंट इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्शन करना और एक्वेटिव लाइफ को जो हार्म पहुंच रहा था डैम के बनने से, जो भी पेड़ पौधे कट रहे थे, तो एनवायरमेंट एक मेन मुद्दा बन गया था। बाद में जो लेटर इशू था वो एनवायरमेंट था। अब इसमें किस किस ने मेन भूमिका निभाई है, कौन कौन ने इंपॉर्टेंट भूमिका इस आंदोलन में निभाई है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो मेधा पाटकर जी, बाबा आमटे, आदिवासी फार्मर्स, एक्टिविस्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और कुछ फिश वर्कर्स और आदि लोग। तो इतने लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, जिसमें मेधा पाटकर जी और बाबा आमटे का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इनका नाम बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इन्होंने ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को एक स्पीड दी थी और ये मतलब चारों तरफ फिर ये धीरे धीरे इन्हीं की वजह से स्प्रेड हो गया है। तो दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन जब हो रहा था तो बहुत से कोर्ट एक्शंस हुए इसमें। इस दौरान हंगर स्ट्राइक्स की लोगों ने और बहुत सी रैलीज निकाली और इस आंदोलन के ऊपर या इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी, फिल्म्स बनी, बहुत से आर्टिस्ट ने कुछ बुक्स वगैरह लिखी, है ना। ये सब विभिन्न प्रकार की चीजें इसके अंतर्गत हुई थी। तो 1991 में मेधा पाटकर जी को और बाबा आमटे जी को भी राइट लाइवलीहुड अवार्ड से इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इस आंदोलन के विरोध में उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ था तो इसमें कौन कौन से डैम्स बन रहे थे।
तो 30 डैम जो हैं, जो 30 डैम्स हैं वो मेजर डैम्स बन रहे थे, 135 डैम्स जो हैं वो मीडियम साइज डैम्स बन रहे थे, और 3000 डैम्स जो हैं वो स्मॉल साइज डैम्स बन रहे थे, जिनमें से गुजरात में बन रहा था सबसे बड़ा बांध जो कि था सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर डैम, और मध्य प्रदेश में वही बन रहा था नर्मदा सागर डैम। तो दोस्तों सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट या नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारे डैम्स बन रहे थे। अब आपको पता है जब डैम, कोई भी एक डैम बनता है तो कितना ज्यादा परेशानी होती है वहां के लोगों को, क्योंकि उन लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि वो जगह खाली कर दें और कहीं और जाकर रहने लगे। अब मान लीजिए वहां के लोग, लोकल लोग जो हैं वो वहीं पे कुछ इकोनॉमी जो उनकी बन रही होगी, किसी ना किसी रूप से वो वहां कुछ काम कर रहे होंगे या जमीन में काम कर रहे होंगे, खेती किसानी कर रहे होंगे। अब अचानक से उनको जाना पड़ जाए तो उनका तो एकदम से रोजगार छिन जाएगा। तो इस कारण से वहां के बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छिन गया और उनकी स्थिति बाद में ये आ गई थी कि वो लोग खाने के भी पैसे नहीं थे उनके पास। तो दोस्तों ये 1985 में ये मेधा पाटकर जी जो थी, मेधा पाटकर जी 1985 में सरदार सरोवर डैम की साइट पर पहुंची। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ के जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिकॉर्ड्स तो चेक किए ही नहीं, लोगों के लैंड रिकॉर्ड्स चेक किए ही नहीं, और ये डैम प्रोजेक्ट की जो पूरी स्कीम है, जो भी प्लान है, वो पूरा तैयार हो गया कि डैम बनने हैं और सब होना है। जबकि लोगों को शुरुआत में ये वादे कर दिए गए स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा, चाहे वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो या गुजरात की गवर्नमेंट हो, इन सभी गवर्नमेंट्स ने ये वादे कर दिए कि यहां से जो भी लोगों को विस्थापित किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा, उनको प्रॉपर रहने के लिए सुविधा दी जाएगी, घर दिया जाएगा या जॉब वगैरह दी जाएगी या कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, है ना, हर जाने के तौर पे। तो लेकिन ये केवल बातें भर थीं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो लोगों की जमीनें ली गई हुई थीं उनके भी रिकॉर्ड्स ही नहीं थे गवर्नमेंट के पास, ऑफिशियल्स के पास उनके कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं थे। अब किसी के रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी के बारे में कोई बात दर्ज ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट उनको कैसे देगी, या वो लोग अपना कैसे क्लेम करेंगे कि मेरी जमीन यहां पे थी। तो ये परेशानी मेधा पाटकर जी को बहुत अच्छे से समझ में आई कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं यहाँ के। इसके अलावा इन्होंने ये भी समझा कि जब ये डैम बन रहा है तो बहुत सारे पेड़ भी कट रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पेड़ कट रहे थे, तो इसी के कारण बहुत सी फ्लोरा और फौना को नुकसान हुआ। अब दोस्तों एनवायरमेंट के जो रूल्स थे उनका वायलेशन हो रहा था डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो मेधा पाटकर जी जो हैं वो वहां के लोगों से मिल गई और बाबा आमटे जी वहां के लोगों से मिल गए और उन लोगों ने धीरे धीरे इस आंदोलन की शुरुआत की। तो मेधा पाटकर जी असल में अपनी पीएचडी कर रही थी, तो उनको अपनी पीएचडी बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब दोस्तों ये इन्होंने इसी के चलते यहां पर 36 दिन की मार्च की, सरदार सरोवर डैम साइट तक नर्मदा वैली से लेकर, है ना, 36 डे की मार्च की, और जिसमें उन्होंने 22 दिन तो हंगर स्ट्राइक की, फास्ट रखा उन्होंने, और बाबा आमटे ने भी ऐसा ही किया। और स्थिति तो दोस्तों ये आ गई थी कि जो मेधा पाटकर जी हैं और बाबा आमटे जी हैं, इनकी लगभग जान ही जाने वाली थी, क्योंकि ये लोग भूखे थे 22 दिनों से। तो ये इनकी मतलब अधमरे ऐसी स्थिति हो गई थी कि इन लोगों की मृत्यु तक हो जाती। तो फिर उसके बाद भी फिर धीरे धीरे से एकदम से अवेयरनेस चारों तरफ फैली। तो ये जो मुद्दा था वो केवल स्टेट का मुद्दा ना रहकर, देश का मुद्दा भी ना रहकर, ये इंटरनेशनल रूप से ये मुद्दा पॉपुलर हो गया या प्रचलित हो गया। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया, मेधा पाटकर जी ने, कि जो 2.5 लाख लोग हैं, इन लोगों को विस्थापित, डिस्प्लेस किया जा रहा है और इनकी कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट ने सुविधा नहीं की है। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई सुविधा नहीं की है कि इनको कहां भेजना है, इनके साथ क्या करना है, और ये केवल ऊपर ऊपर तौर पे बोल भर दिया गया था। इन्होंने 100 किलोमीटर की नर्मदा जन संघर्ष यात्रा भी की, और इसी में जो पुलिस ने इनके ऊपर प्रोटेस्ट के इनके लिए अटैक भी किया, टीयर गैस, आंसू गैस वगैरह से अटैक किया और लाठी चार्ज भी की, कहीं कहीं ये भी पता चलता है। तो इसकी वजह से यहाँ के जो भी लोग हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट, जिन भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनको परेशानियां भुगतनी पड़ी, उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। और दोस्तों अब आप जैसे कि जानते हैं
कि यदि किसी व्यक्ति या कोई भी किसान है, जब उसकी ज़मीन ले ली जाएगी डैम बनाने के लिए, तो फिर वो कहाँ किसानी करेगा, वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा, वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार की परेशानी थी। लोग यहाँ पर अपने घरों से बेघर तो हो ही गए थे, साथ ही उनके पास रोजगार भी नहीं थे और ना ही उनके पास पैसा था खाने पीने या रहने को। तो इतनी सब परेशानियां थी। जब मेधा पाटकर जी ने वर्ल्ड बैंक के लिए लेटर्स वगैरह लिखे और उन लोगों से अपील वगैरह की वर्ल्ड बैंक से, और इंटरनेशनल इशू को इसको मतलब एकदम से बढ़ाया, प्रेस वगैरह में जब ये मुद्दा गया, तब वर्ल्ड बैंक को पता चला कि इसके अंतर्गत तो एनवायरमेंट रूल्स का वायलेशन हो रहा है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी बाद में ऐसा कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट भी बाद में ऐसी स्थिति आ गई थी कि ये लोग भी देने को तैयार नहीं थे, जो भी राशि देनी थी या किसी को रिहेबिलिटेट करवाना था, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सब बोल रही थी कि एमपी गवर्नमेंट बोल रही थी गुजरात करवाएगी, गुजरात बोल रही थी एमपी करवाएगी, और एमपी गुजरात बोल रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट करवाएगी। सब एक दूसरे के ऊपर थोप रहे थे इस चीज को, और खुद कोई भी नहीं करना चाह रहा था। तो वर्ल्ड बैंक को जब ये सब बात पता चली, तो वर्ल्ड बैंक ने एक मोर्स कमीशन बिठाई, और मोर्स कमीशन ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि 1993 में उन्होंने जो नर्मदा जो डैम प्रोजेक्ट के लिए जो लोन दे रहे थे $550 मिलियन का, वर्ल्ड बैंक उसको कैंसिल कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा यहां के लोगों की जीत थी। हालांकि जो नर्मदा डैम है वो 1999 में बनना इसका स्टार्ट हो गया, और 2006 तक ये डैम तैयार भी हो गए। 2006 तक डैम्स बन गए थे, और जो डैम की हाइट थी वो पहले 138 मीटर थी, बाद में जाके इसकी हाइट 163 मीटर यानी कि हाइट बढ़ा दी गई, हाइट रेज कर दी गई। और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस डैम प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया। दोस्तों 2017 में ही कई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे, तो ऐसे कुछ डिसीजंस आए जिसके कारण 60 लाख रुपए प्रति फैमिली, तो ऐसे लगभग 700 फैमिली को ये पैसे दिए गए, लगभग 700 फैमिली को ये 60 लाख रुपए दिए गए, और उनको 3 महीने के लिए रिहेबिलिटेट किया गया। तो दोस्तों ये बाद में जाके 2017 में जाके ये उनको जाके इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ राहत मिली। और दोस्तों इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान भी 2 स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। पहला था विकास चाहिए विनाश नहीं, और दूसरा स्लोगन था कोई नहीं हटेगा बांध नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, और इसके इंपॉर्टेंट लोग मेधा पाटकर जी और बाबा आमटे हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।